नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 16वें रोजगार मेले के तहत देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किया। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था और शिक्षा के संसाधन खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं पर पूरा भरोसा करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में सामूहिक रूप से रोजगार मेला लगाकर नियुक्ति पत्र देने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। युवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वैसा ही एक और क्षेत्र है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उसकी बहुत चर्चा भी है, बड़े गौरव से चर्चा हो रही है, और वो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, इस प्रकार से युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था उन्होंने की है, इस प्रकार से युवाओं के लिए शिक्षा के संसाधन, और हमेशा से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी युवाओं पर पूरा भरोसा करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में सामूहिक रूप से रोजगार मेला लगाकर नियुक्ति पत्र देने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है, युवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 14 जुलाई से 18 जुलाई तक विधानसभा का सत्र है और हमेशा की तरह विधानसभा सत्र से पहले विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र में होने वाली कार्यवाही को लेकर चर्चा होती है। विधानसभा में इस तरह की भूमिका अपनी रहेगी, इसे लेकर चर्चा होती है। विधानसभा की तैयारी में किस प्रकार से उपस्थित रहना, इन सब बातों की चर्चा होती है। कल शाम को 7:30 बजे लोगों की पसंद होती है कि पर्टिकुलर नंबर पसंद आता है, चॉइस का नंबर होता है, कोई उसे लकी नंबर भी बोलते हैं, या कई लोगों को ऐसा रहता है कि मेरे पिताजी ने पहली गाड़ी वो खरीदी थी, नंबर ये था। तो पर्टिकुलर नंबर के प्रति लोगों का लगाव होता है। लोगों की इच्छा और लगाव को देखते हुए ये निर्णय किया है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह में 75 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने की बात कहकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का मौका दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अब एग्जिट प्लान बना लेना चाहिए, क्योंकि 17 सितंबर बहुत दूर नहीं है। कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मोहन भागवत ने जो कहा है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री को एग्जिट प्लान बना लेना चाहिए, क्योंकि 17 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन बहुत ज्यादा दिन नहीं है। दरअसल सर संघ चालक मोहन भागवत नागपुर में दिवंगत आरएसएस विचारक मोरोपंत पिंगले को समर्पित एक पुस्तक विमोचन समारोह में कहा था कि जब आप 75 वर्ष के हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसके हिसाब से तो प्रधानमंत्री को एग्जिट प्लान बना लेना चाहिए, क्योंकि 17 सितंबर बहुत ज्यादा दिन नहीं है। और जो भाजपा और आरएसएस के बीच में जो खींचतान है वो शायद इसी बात के लिए है, और इसी कारण से नड्डा जी के अभी तक के विकल्प ये लोग चुन नहीं पाए हैं। तो दोनों चीज शायद एक साथ करें, ऐसी इनकी मंशा है। और अंदर खाने में जो उबाल है वो भागवत जी के बयान से स्पष्ट हो जाता है। मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मत ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने म्हणजे त्यांच्या गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची। आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के यहां गमी और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए उनके निवास पहुंचे। इसके बाद वे पत्रकारों से भी रूबरू हुए। छत्तीसगढ़ में चल रही भ्रष्टाचार की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कार्रवाई उचित है, लेकिन इसमें द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि सरकार के नजरिए से। इसके अलावा उन्होंने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन और छत्तीसगढ़ में सरकार के कामकाज पर भी अपनी बातें रखी। समाज के अंदर एक पार्टी है वो है भ्रष्ट है, दूसरी पार्टी है वो भ्रष्ट नहीं है, हम ईमानदार हैं, आप लिप्त हो, ये संलिप्त हो, ये सब चीजों में, ये सारी बातों को बंद करना चाहिए। और वाकई में जहां पर कमियां रहती हैं, जो हम आप जानते हैं, ये कोई नई चीज नहीं पनप रही है, ये हम आप सब जानते हैं कि कहाँ क्या होता रहता है। निरंतर इसमें कार्रवाई होती रहनी चाहिए। द्वेषपूर्ण कार्रवाई जब आप टारगेटेड करते हो, आप राजनीतिक लोगों के ऊपर जब कार्रवाई करते हो, तो क्या सिर्फ कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों के पास ही इस प्रकार की बातें आएंगी? अन्य दलों के कितने लोगों के नाम हम लोग गिनाए कि जिनके बारे में शायद आपको भी मालूम हो, या आपने सुना होगा, या मेरे को भी मालूम हो, या मैंने सुना होगा कि क्या होता है। वहां क्यों नहीं कार्रवाई होती? अगर केवल दिल्ली में जो सत्ता में बैठे हैं उनके विपरीत काम करने वालों के यहाँ ही सीबीआई जाएगी, ईडी जाएगी और आईटी जाएगा, तो स्वाभाविक है कि ये बात आएगा कि ये राजनीतिक द्वेष भावना से किया जा रहा है। सरकार की छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति और नियत नेलानार योजना से प्रभावित होकर तथा सुदूर इलाकों में नवीन सुरक्षा कैंपों की स्थापना और पुलिस के बढ़ते दबदबे के चलते नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण करने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को सुकमा में पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी सफलता हाथ लगी। कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपए के इनामी 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 हार्डकोर नक्सली PLPA बटालियन से जुड़े थे, जबकि अन्य अलग अलग संगठनों में सक्रिय थे। आत्मसमर्पित 23 नक्सलियों में 9 महिला और 14 पुरुष है, जिनमें 3 नक्सली दंपत्ति भी शामिल है। ऐसा बताया जा रहा है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली लोकेश तत्कालीन सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मीनन के अपहरण में शामिल था। सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज इस अवसर पर कुल 23 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। इसमें PLJ की जो बटालियन थी उसमें सक्रिय 8 नक्सली हैं। उसके अतिरिक्त 15 अन्य नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने आज समाज की मुख्य धारा में वापस जुड़ने का निश्चय किया है। और इन सभी नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ने में जिला पुलिस सुकमा, DRG, रेंज फील्ड टीम सुकमा और जगदलपुर, इसके अलावा CRPF की 2nd बटालियन, 223 बटालियन, 227 बटालियन, 165 बटालियन और कोबरा 204 और 208 के कार्मिकों का विशेष योगदान रहा है। ये जो नक्सली हैं, इनको भी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई कि नक्सल कोई विचारधारा नहीं है, और जो नक्सलियों का मुख्य कार्य आजकल सिर्फ उगाही और लेवी वसूल करना रह गया। तो धीरे धीरे इनका उनसे मोह भंग हुआ, और साथ में जो जिला पुलिस और CRPF के इंट के जो कार्मिक हैं, उन्होंने उनको मोटिवेट किया, और आज ये सभी समाज की मुख्य धारा में वापस जुड़ गए। मैं SP साहब से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी। आज जिला पुलिस और CRPF के समक्ष 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 23 नक्सलियों में जो 9 नक्सली है वो 8 लाख के इनामी है, लगभग 11 नक्सली 8 लाख के इनामी है। उनमें से लोकेश जो DVCM है, और अन्य 8 जो है वो बटालियन नंबर 1 जो हिडमा के बटालियन के नाम से जाना जाता है, उस संगठन से है। बटालियन से इतनी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण होना ये दर्शाता है कि बटालियन लगातार कमजोर हो रही है, और बटालियन नंबर 1 के जो नक्सली है लगातार भाग रहे हैं, उन पर काफी ज्यादा मात्रा में प्रेशर आ रहा है। करगटालू व अन्य जो सुकमा बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है, उसका ये नतीजा है। उसके अलावा अलग अलग एरिया कमेटी के, जिसमें आमदई एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी, केरलापाल एरिया कमेटी, बीजापुर के जो कुछ नक्सली है, नारायणपुर के कुछ नक्सली है, इन सभी ने आज आत्मसमर्पण किया है। ये 23 के 23 सभी हार्डकोर नक्सली है। पुलिस और CRPF द्वारा जिला सुकमा में जो लगातार नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, उसी से दबाव में और
आत्म प्रोत्साहन होकर आज नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मैं इसी अवसर पर सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और शासन की जो कल्याणकारी योजना है उनमें सम्मिलित हो जाए। समर्पित नक्सलियों को शासन द्वारा सभी जो लाभ है और अन्य जो सुविधा है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड की जा रही है। सर बीजापुर के कर्नाटक जो मुद्दे नहीं, उसमें लगातार जो सरेंडर कैडर हुए हैं उनसे बातचीत हो रही है और उनका जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको हम अन्य जो अभियान है उसके लिए कर रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को माइलस्टोन एकेडमी में बड़े ही उत्साहपूर्ण तरीके से अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग के स्वागत के साथ किया गया। बैंड की धुन पर मुख्य अतिथि एवं एकेडमी की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने मंच पर प्रवेश किया। स्कूल एंथम के बाद सरस्वती पूजा की गई, जिसके बाद कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। Good evening, sir. Good evening, ma'am. We pledge to uphold the values of the institution of the school. We pledge to uphold the school's rules and regulations. माइलस्टोन एकेडमी में बड़े ही उत्साहपूर्ण तरीके से अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग रहे। बैंड की धुन के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत सम्मान परंपरा अनुसार किया गया। इस दौरान डायरेक्टर मैडम श्रीमती ममता शुक्ला भी शामिल रही। Good evening, sir. Good evening, ma'am. दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि आईजी रामगोपाल गर्ग ने दीप प्रज्वलित किया। मुख्य अतिथि ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को हमेशा जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि भविष्य में वह सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा सके। वहीं डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने भी अपने उद्बोधन से सभी का मन मोह लिया। छात्र एवं छात्राओं को उनकी योग्यता के अनुरूप एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती शुभम शुक्ला के द्वारा विभिन्न पदभार सौंपे गए एवं बैच यहां पर प्रदान किए गए। पदभार ग्रहण करने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं ने वाइस प्रिंसिपल मैम के द्वारा दिलाए गए शपथ को बड़ी ही लगन एवं ध्यान से दोहराया। We pledge to uphold the values of the institution. Please take your position of the school. We pledge to uphold the school's rules and regulations and set a positive example. पूरे माइलस्टोन परिवार का उत्साह इस दौरान देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम का समापन बड़े ही व्यवस्थित और सफल तरीके से किया गया। डायरेक्टर मैडम श्रीमती ममता शुक्ला आयोजन के पश्चात सभी छात्रों को मिलती शुभकामनाएं देती और उनके उज्जवल भविष्य की कामना देती नजर आई। ये बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छा अच्छा, वो उसमें भी ऐसी बैठी। आयोजन को लेकर शाला की डायरेक्टर ममता शुक्ला ने इस तरह की जानकारी दी। आज इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी, मतलब जो हमारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट में स्कूल को मदद करते हैं, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनका चयन हुआ। चयन ऐसे नहीं हुआ टीचर ने एक बच्चे को निकाला और उसको बना दिया, बाकायदा उन्होंने अप्लाई किया, उनका इंटरव्यू हुआ, फिर कई बच्चों में से शॉर्ट लिस्ट करके एक बच्चे या जो भी पोस्ट थी उसके लिए उनको सिलेक्ट किया गया। आज उसकी ओथ सेरेमनी थी और उनको ये बात बताई गई कि उनके क्या रोल्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हाँ, बिल्कुल लिया है, क्योंकि ऐसे ही बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं जो इस पद की गरिमा को समझते हैं और आगे जिम्मेवारी अपनी पढ़ाई को बिना नुकसान पहुंचाए इसको आगे करने में समर्थ होते हैं। बिल्कुल रहेंगे और हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है। हो सकता है उनमें ये लीडरशिप की क्वालिटी ना हो, पर वो दूसरी किसी चीज़ में ज़रूर बहुत अच्छा कर रहे होंगे।
बहरहाल विद्यार्थियों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत करा दिया गया है। निश्चित ही ये विद्यार्थी अनुशासन और शिक्षा को लेकर शाला के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरी बार बिजली का झटका लगा है। हाल ही में बिजली की दरों में 1.8% की बढ़ोतरी की गई है। एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान खाद बीज की कमी से परेशान हैं। वहीं तीसरी तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं और चौथी तरफ विष्णुदेव लगातार बिजली के झटके दे रहे हैं। किसी भी लोकप्रिय सरकार के लिए ये उचित कदम नहीं है। विष्णुदेव की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरी बार बिजली का झटका लगा है। अभी 1.8% बिजली दर में वृद्धि की गई है। एक तरफ महंगाई है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ किसान खाद बीज के लिए परेशान है, तीसरी तरफ पाठशाला बंद हो रहे हैं और चौथी तरफ बिजली का झटका लोगों को लगातार विष्णुदेव दे रहे हैं। ये नक्सलियों की सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले अबूझमाड़ में अब माओवादियों के किले को सेंध लग रही है। सुरक्षा बलों के नक्सल ऑपरेशन का असर अब नक्सलियों की एरिया कमेटियों पर पड़ रहा है। पहली बार अबूझमाड़ में नक्सलियों की कुतुल एरिया कमेटी को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को कुल 22 इनामी नक्सलियों ने नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया के सामने सरेंडर किया। नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने बताया कि 11 जुलाई को हमने अलग अलग रैंक के कुल 22 नक्सली कैडर सदस्यों को सरेंडर कराया है, जिनमें 14 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। इनमें प्रमुख है डीवीपी सुखपाल, जो कुतुल एरिया कमेटी के प्रभारी थे और कई सालों से माड़ में मौजूद थे। वो करीब 17-18 सालों से संगठन में हैं और उन्होंने अपने दम पर कई लोगों की भर्ती की थी। अब इन सरेंडर कैडर के जरिए हम बाकी समुदाय तक पहुंच बना रहे हैं। मुख्य धारा में शामिल होने के बाद इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की सरेंडर नीति का फायदा मिलेगा। इन नक्सलियों पर कुल 37.5 लाख रुपए का इनाम था। दिनांक 11 जुलाई को हमने टोटल 22 नक्सल कैडर के अलग अलग रैंक्स के लोगों को सरेंडर कराया है, जिसमें 14 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। इनमें जो मुख्य रूप से वो है डीवीसी सुखलाल, जो हमारे कुतुल एरिया कमेटी का इंचार्ज था और माड़ में इसकी बहुत सालों से प्रेजेंस थी, करीब 17-18 साल से संगठन में रहा है और इसने बहुत लोगों को रिक्रूट किया अपने अपने टाइम पे। और अब इन्हीं जो सरेंडर कैडर, इन्हीं के माध्यम से हम बाकियों को भी आउटरीच कर रहे हैं कि आके मुख्य धारे में जुड़ें और अपने छत्तीसगढ़ सरकार की जो नक्सल उन्मूलन अभियान में जो सरेंडर नीति है उसके तहत इन सबको बेनिफिट दिया जाएगा। कुल ये 37,50,000 के कुल इनामी नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, तो ये नारायणपुर जिले के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। साल भर से हमने ऑपरेशंस और सॉफ्ट अप्रोच जो सरेंडर के लिए अपनाया है, उसका ये रिजल्ट आ रहा है। माड़ बचाओ अभियान में एक ये अच्छी सफलता है। घटनाएं अगर बोले तो जैसे डीवीसी सुखलाल, बहुत सारे मुख्य घटनाएं जो इस जिले में हो रखी हैं उनमें सम्मिलित रहा है और इनके साथ जो अलग अलग एरिया कमेटी है, जैसे जाटलूर के भी लोग आके सरेंडर कर रहे हैं, तो बहुत डीप जो माड़ की जो एरियाज़ हैं वहाँ भी हमारा सरेंडर का मैसेज अंदर तक पहुँच रहा है और वहाँ के जो आरपीसी अध्यक्ष हो गए या फिर जो उनके जनताना सरकार जो चलाते हैं, वो लोग भी आके मुख्य धारा में जुड़ने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है। नहीं, अभी तक कोई वेपन के साथ नहीं आए, बट ये लोग वेपन की सूचना वगैरह कुछ बता रहे हैं, तो उस पर आगे फिर अग्रिम कार्रवाई। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा।
डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। कार्यकाल पूरे होने पर शनिवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे संघर्ष के 2 साल पूरे हुए हैं। इसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं का आभार। पिछले 2 साल में हमने आधा दर्जन न्याय यात्राएं की। इसमें हमने 250 किलोमीटर से अधिक पद यात्रा की। सरकार को 1.5 सालों में बेनकाब करने में सफल रहे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने बिजली की दरों में वृद्धि कर जनता के जेब में डाका डालने का काम किया है। जब छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट है तो फिर महंगी दरों पर बिजली क्यों? उन्होंने आगे कहा कि बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ब्लॉक और जिला स्तर पर आंदोलन करेगी। और धन्यवाद देता हूं। इस 2 वर्षों में हम लोगों ने लगभग दर्जनों भर न्याय यात्राएं की सरकार के खिलाफ में, साथ ही बड़े बड़े आंदोलन किए, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री निवास घेराव, धरना प्रदर्शन, तमाम हम ऐसी आंदोलन जो लोकतांत्रिक हथियारों से हम लोगों ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में इस सरकार को, सरकार की नाकामियों को लेकर हम जनता तक और जनता की मुद्दों को हम सरकार तक पहुंचाने का काम किए। और इसी का नतीजा है कि सरकार कहीं न कहीं इन 1.5 वर्षों में अपने आप को विफलता के साथ असहज महसूस कराने में हम लोग कहीं कोर कसर नहीं छोड़े और मजबूत विपक्ष के रूप में इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आम जनता के लिए एक आवाज बनकर लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ाई लड़ेगी। आदरणीय साथियों, आज प्रेस वार्ता का प्रमुख 2 मुद्दे रहेंगे और ये प्रमुख 2 मुद्दे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कल कि इस सरकार ने फिर से लगातार चौथी बार बिजली की दाम बढ़ाकर जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रही है। इस तरह से जब से लगभग ये सरकार 1.5 साल से पौने 2 साल होने जा रही है और इन पौने 2 सालों में चौथी बार बिजली का दाम इस सरकार ने बढ़ाया, जो कि घरेलू खपत के लिए लगभग 25 पैसे और 10 से 20 पैसे और गैर घरेलू बिजली की दरों में 25 पैसे तथा कृषि कार्यों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट इस सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। वैसे ही किसानों के लिए खाद नहीं मिल रहा है, समय पे बिजली नहीं मिल रही है, बिजली का आना जाना मानो जैसे कि ये सरकार में कोई स्थायी नहीं है। लगभग 65 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लगभग 3,240 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर बहुत बड़ी राहत दी और बीपीएल उपभोक्ताओं को 40 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिया। किसानों को 5 एचपी तक निःशुल्क बिजली दिया। बीपीएल इसी तरह से अस्पताल, उद्योगपतियों को सब्सिडी देकर बिजली में एक बड़ी राहत दी। वहीं भाजपा के सरकार आते साथ लगातार बिजली कटौती शुरू हुई। कोई इस प्रदेश में बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य है। हम बिजली उत्पादन करते हैं, हम बिजली पैदा करते हैं और अन्य राज्यों को बिजली बेचते हैं, लेकिन कोयला हमारा पूरे प्रदेश में देखें तो अघोषित रूप से बिजली कटौती लगातार जारी है और इन कटौतियों के बीच आम उपभोक्ताओं को बिजली की दाम बढ़ाकर कहीं न कहीं उन्हें डबल आघात पहुंचाने का काम
ये सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के इस बिजली बढ़ोतरी को लेकर, अन्यायपूर्ण रवैयों को लेकर इसका विरोध करती है और साथ ही आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिस तरह से लगातार बिजली के दामों को वृद्धि कर गरीब उपभोक्ता, आम उपभोक्ताओं को ये सरकार लूटने का काम कर रही है, इसको लेकर इस घेराव के बाद जिला मुख्यालयों में जिला विद्युत कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है और ये रहेगा 22 तारीख को बिजली ऑफिस जिला मुख्यालयों में घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी। इसके लिए विधिवत आज आप लोग के समक्ष हम लोगों ने ऐलान कर दिया है ताकि इस सरकार की नाकामियों को हम जन जन तक पहुंचाएं और सरप्लस राज्य में बिजली महंगी मिल रही है और इस बढ़ी हुई दर को वापस ले, इसके लिए प्रदर्शन कर सरकार से बढ़ी हुई बिजली दर वापस करने के लिए मांग करेंगे। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। एसपी लक्ष्य शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नागपुर महाराष्ट्र में संचालित ऐप के एक ब्रांच को ध्वस्त किया गया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 2,78,000 रुपए नगद सहित कुल 6,62,000 रुपए से अधिक की सामग्री जब्त की है, जिसमें 25 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 26 एटीएम कार्ड और विभिन्न बैंकों के पासबुक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आरोपियों के बैंक खातों में लगभग 20 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का रिकॉर्ड भी सामने आया है, जिसके बाद उन सभी खातों को सीज कर दिया गया है। इसमें हमने खैरागढ़ पुलिस ने ये एक ऐप चल रही थी शिवा बुक नाम की, ये ऑनलाइन सट्टा ऐप चल रही है। इस ऐप में हम लोगों ने पहले थाना छुई खदान में एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका अकाउंट था जो ऑनलाइन जुआ खेल रहा था, उस पर तब कार्रवाई की। ये 18 जून 2025 को इस पे जुए की कार्रवाई जो थी वो की। फिर हमने इस ऐप के सर्वर्स को रिट्रेस किया, हमने इसके टेक्निकल एनालिसिस किया और उसके 2 पैनल यानी कि 2 जो ब्रांचेस, जो मेन ब्रांचेस थी, उसमें से एक अंडा दुर्ग में थी, दूसरी नागपुर में थी। हमने वहां से दोनों ब्रांचेस को तोड़ दिया है। वी हैव सीज्ड डिजिटल इक्विपमेंट, वो सारा सिस्टम जो इनका नोड होता है वो हमने खत्म कर दिया। इसमें हमने टोटल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। काफी सारी पासबुक्स मिली हैं। करंटली जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम है दैट इज समवेयर अराउंड 20 करोड़ रुपीस, लगभग उतना अमाउंट ये हमारे को वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन में मिला है। 50,000 रुपए इनसे कैश सीज हुआ है और अकाउंट में लगभग 2,28,000 राउंड फिगर में इनके पड़े हुए थे एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। काफी सारी पासबुक्स, काफी सारे एटीएम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, वाईफाई राउटर्स वो मिले हैं जो इस चीज को एक संगठित तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरीके से चलाने का इंडिकेशन दे रहे थे। तो हमने जब इनको सीज किया है तो अभी इसमें और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं और गिरफ्तारियां हो जाएंगी। इसमें 2 पैनल सीज हुए, एक नागपुर से सीज हुआ है और एक अंडा दुर्ग से सीज किया गया। सर मुख्य सर्वर कहाँ है? देखिए जी, ये एप्स जो होती हैं ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पे चलती हैं। इसमें एक नोड होता है, नोड जो होता है वो आपका एक गिवन एरिया कंट्रोलिंग पॉइंट रहता है। हमने अभी इसमें 2 जो हमारे नोड्स थे जो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे थे, हमने उनको हिट किया है और उन एप्स में जब उनको नोड्स को हमने किया है तो इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं होता, रादर एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है। तो इसमें एक पर्टिकुलर मेन सर्वर नहीं है, काफी सारे नोड्स हैं, पैनल्स जिसको आप बोलते हैं कॉमनली, वो पैनल्स को हमने तोड़ा। अभी आगे और खुलासा होने की? जी बिल्कुल, इसमें और एक आरोपी, जो 1-2 आरोपी और हैं जो मेनली इसको रन कर रहे थे, वो फरार है, वो नामजद आरोपी हैं। उनको हम बहुत जल्दी गिरफ्तार भी कर लेंगे इस पर्टिकुलर केस में। और आगे जैसे जैसे इसका डिजिटल एविडेंस हमें आता रहेगा, जैसे जैसे पैनल्स खुलते रहेंगे, हम अकॉर्डिंगली उस पर लीगल कार्रवाई चलते रहेंगे। द कैच इज दैट ये जो ऑनलाइन एप्स हैं ये एक संगठित अपराध की तरह चल रही है।
तो संगठित अपराध के खिलाफ अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई करें। साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे म्यूल अकाउंट मामले में जशपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जशपुर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने किराए पर खाता देकर ठगी में सहयोग करने वाले 2 खाता धारकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुभाष केरकेट्टा और नीरज रतन टोप्पो शामिल हैं, जिनके खातों से 1 लाख रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन किया गया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी नीरज ने सुभाष का खाता और एटीएम किसी अज्ञात व्यक्ति को बस के जरिए रांची भेजा था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में म्यूल अकाउंट पर निगरानी लगातार जारी है। जशपुर पुलिस के साइबर शाखा के द्वारा म्यूल अकाउंट के संबंध में जांच की जा रही थी। इसी दौरान पता चला कि महाराष्ट्र बैंक शाखा जशपुर में एक खाता है जिसमें से 1 लाख रुपया का अवैध रूप से ट्रांजैक्शन हुआ है। इसकी जांच करने पर पता चला कि उक्त खाता सुभाष केरकेट्टा निवासी गिरांग के नाम पर है, जिस पर से सुभाष केरकेट्टा को हिरासत में ले जाकर पूछताछ किया गया, जिस पर उसने बताया कि अपने रिश्ते के चाचा नीरज रतन टोप्पो जो थाना सन्ना क्षेत्र के कोपा का निवासी है उसको दिया था और उसके चाचा को भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिस पर जांच पर यह बात सामने आई कि इस अकाउंट का उपयोग रांची के किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध लेन देन के लिए किया जा रहा था, जिसमें से 1 लाख रुपया का अवैध रूप से ट्रांजैक्शन हुआ है। इस प्रकार से सुभाष केरकेट्टा के नाम से जो खाता था उसका ठगी की रकम के ट्रांजैक्शन के लिए किया गया है। इस पर से थाना जशपुर में बीएनएस की धारा 318(2), 318(4) और 61(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में बताना चाहेंगे कि पूर्व में भी दुला थाना, कुमकुरी और पत्थल गांव में 3 म्यूल अकाउंट धारकों के विरुद्ध में पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिला नव गुरुकुल अभियान के जरिए कोडिंग भाषा में दक्ष युवाओं को बाजार के लिए तैयार करके अपनी नई पहचान बना रहा है। कलेक्टर कुणाल वृंदावत ने बताया कि नव गुरुकुल शिक्षा नगरी से चलाया जा रहा है जिला स्तरीय एक अभिनव अभियान है और इस पहल के तहत हम 30-50 छात्रों का चयन आधुनिक तकनीकों जैसे कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर कौशल आदि में प्रशिक्षण के लिए करते हैं। बचेली के एक छात्र ने बताया कि मैं यहाँ कोडिंग सीखने आया था। नव गुरुकुल शुरू होने के बाद युवाओं को बहुत फायदा हुआ है क्योंकि उन्हें दूसरी डिग्री नहीं लेनी पड़ी। नव गुरुकुल के एडमिशन और आउटरीच सेक्शन की रिक्ति बिसेन ने बताया कि नव गुरुकुल में 2 तरह के कोर्स हैं, कोडिंग और बिजनेस। कोडिंग कोर्स में हमें वेबसाइट, एप्लीकेशंस और गेम बनाना सिखाया जाता है। हम मुख्य रूप से HTML, जावा, पाइथन जैसी भाषाएं सीख रहे हैं। बिजनेस कोर्स में हम बिजनेस शुरू करने, स्टार्टअप की तैयारी करने और अच्छी नौकरी पाने के तरीके सीखते हैं। नव गुरुकुल एक जिला स्तर पे नवाचार है जिसके अंतर्गत एजुकेशन सिटी के अंतर्गत हम प्रत्येक वर्ष 30 to 50 स्टूडेंट्स का चयन करते हैं और उनको अत्याधुनिक जो हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है, जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी है, कोडिंग है, AI है, इसके अतिरिक्त कंप्यूटर स्किल्स हैं, उनका ट्रेनिंग उनको दिया जा रहा है ताकि उनको मार्केट के लिए रेडी बनाया जा सके और उनको प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराया जा सके। पिछले वर्ष हमारे 30 बच्चों को हमने इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी और उनके बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स के रिजल्ट्स हमको देखने को मिले हैं। इससे जो एग्जिस्टिंग हमारा यूथ है जिले का, उनको मार्केट के लिए रेडी किया जा रहा है, फ्यूचर जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए रेडी किया जा रहा है ताकि उनको अच्छे एम्प्लॉयमेंट के अवेन्यूज मिल सकें और कंपनीज को एक ट्रेंड एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टाफ मिल सके। निश्चित तौर पे मशीन लर्निंग, AI और जितनी भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे रोबोटिक्स की हो, चाहे आपका स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हो, इसके लिए साइंस सेंटर का निर्माण जिला प्रशासन ने किया था, तो उसको हमने स्कूल एजुकेशन सिस्टम से इंटीग्रेट किया है। तो हम सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा के स्तर पे ही इन सभी टेक्नोलॉजीज का एक्सपोजर प्रदान कर रहे हैं। प्रोफेशनली नव गुरुकुल के माध्यम से जो बच्चे हमारे कॉलेज कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक जिन्होंने किया है, उन सभी बच्चों को भी हम
हम 1.5 साल का प्रोफेशनल कोर्स करा रहे हैं ताकि उनको मार्केट के लिए रेडी किया जा सके, वो किसी भी स्तर पे किसी भी क्षेत्र में मार्केट में पीछे ना रहें और उनको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी एआई के सेक्टर में हो या फिर कोडिंग के सेक्टर में उपलब्ध हो सके। ज़्यादातर मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आया था, तो नवगुरुकुल आने के बाद जितना भी प्रोग्रामिंग कोर्सेज है ना, वो सारे प्रोग्रामिंग के हैकाथॉन्स वगैरह हो गए, लर्नाथॉन्स हो गए, तो ये सब के बारे में मेरे को जानकारी मिला और मैं ज़्यादातर अभी हैकाथॉन्स पे ज़्यादा डिपेंड करता हूँ कि हैकाथॉन से ज़्यादातर सीखने मिल जाए। जैसे ज़्यादातर अगर हम लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो हम लोग को एक दूसरे डिग्री पे जाना पड़ेगा, जैसे बीएससी, या फिर उसके बाद फिर हम लोग को प्रैक्टिकल डिग्रीज पे जाना पड़ता है ना। जैसे बीटेक पे भी किए तो कंप्यूटर साइंस वगैरह करना पड़ेगा, उस पर ज़्यादातर हमको ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं। अगर नवगुरुकुल जब से यहाँ स्टार्ट हुआ है तब से हमको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते और ये पूरा कंप्लीट फ्री कोर्स है। तो अगर आपको कोडिंग सीखना है तो ये एक अच्छा प्लेस हो सकता है कि यहाँ पे कोडिंग सीख सकें। यहाँ पे नवगुरुकुल में पहले 2 टाइप के कोर्स होते हैं, कोडिंग और बिजनेस। कोडिंग में हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे कोई ऐप बनाते हैं, कैसे गेमिंग बनाते हैं, गेम कैसे करते हैं, ये सब हमें पढ़ाया जाता है। इसमें बेसिकली हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन जैसे कुछ लैंग्वेजेस हमें पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे जो कि अभी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो लैंग्वेजेस हैं वो हमें पढ़ाते हैं। एंड दूसरा बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाते हैं। बिजनेस से रिलेटेड जैसे हम कैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ये सब पढ़ाते हैं। और इसमें बिजनेस में हम पढ़ के ऐसा नहीं कि स्टार्टअप ही कर सकते हैं, हम इसमें जॉब भी ले सकते हैं। यहाँ पे टोटल तो कैपेसिटी 150 है, लेकिन अभी 100 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें अभी गर्ल्स की नीड है जो गर्ल्स कोडिंग के लिए है चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट्स वो 4 ब्लॉक्स हैं, जैसे कुआकोंडा, कट्टे कल्याण, गीदम, दंतेवाड़ा, अंदर गांव से भी हैं। जैसे जो 12th पास हो गया है, जो 10th पास आउट है, जिसकी स्टडीज चल रही है अभी, एंड ग्रेजुएशन हो चुका है, जो कॉलेज भी साथ में कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ भी कर रहे हैं। प्लेसमेंट की यहाँ पे हमारे लास्ट बैच में 70 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट लगी है। जैसे 23 पोटा केबिन में हमारे स्टूडेंट्स गए हैं एंड कुछ अब फिर बाकी अभी रिसेंटली 3 हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो माईगेट में गए हैं, 2 स्टूडेंट्स जगदलपुर कंपनी है वहाँ पे गए हैं एंड 1 स्टूडेंट जो है वो SNP हैदराबाद में गए हैं। तो ऐसे अलग अलग टेक नॉन टेक कंपनी में हमारे स्टूडेंट्स की जॉब लग रही है अभी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बंदी रहिए AC न्यूज के साथ। नमस्कार।